हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज हमारी क्लास जो स्पेशली होने वाली है द वर्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम, जिसको हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कंप्लीट कर लिया। आज लास्ट और थर्ड क्लास है हमारी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, कुछ शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मतलब आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और उसमें मतलब ये है कि जो बची कुची कसर रह गई होगी ना, वो भी यहाँ पे हम पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी है, थर्ड क्लास है। और तीनों क्लास का अगर आप देख लेंगे तो मेंस के हिसाब से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को देखना है फर्स्ट वीडियो पहले, सेकंड क्लास और फिर देन थर्ड क्लास। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोग को कुछ 100 के आसपास एमसीक्यूज भी दूंगा। हर एक टॉपिक के 100 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो सभी लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज में लगभग 4000 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत शानदार तैयारी आपकी मेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जो जुलाई अगस्त में जो पेपर होने वाले हैं मेंस के, इंग्लिश पीजीटी की स्पेशली, तो उस पर हम लोग का पूरा फोकस है और पूरा हम लोग डिटेल से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग सभी को। नेहा जी जुड़ गई हैं, प्रियंका जी जुड़ गई हैं, और प्रमोद जी जुड़ गए हैं, सीलम जी जुड़ गई हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग, फटाफट जुड़ जाइए। और भी जो लोग हैं सभी लोग फटाफट क्लास में ऐड हो जाइए। ठीक है, और उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। ठीक है, गुड इवनिंग प्रमोद जी। चलिए तो स्टार्ट करें सेशन को। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो हमने सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे थे जो जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और इस पे हम लोग ने चर्चा भी की थी। ठीक है, अभी हम लोग इनके बारे में जो इसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ठीक है ये, ठीक है 14 लाइन की जो पोयम है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने समरी जो है पार्ट 1 को डिस्कस किया। ठीक है, और अच्छे से इसको समझा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात भी की थी, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने कुछ आप लोग को बताए थे, डिस्कस किया था। उसके बाद वर्ड मीनिंग मैंने आप लोग को बताई थी। ठीक है, मतलब इतने डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो छूटने ना पाए। ठीक है, उसके बाद कल मैंने आपको द वर्ड इज टू मच विद अस का जो पार्ट 1 है एमसीक्यूज का क्वेश्चन का, वो मैंने आप लोग को पूरा बताया था। 1 पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है कल। ठीक है, जिसमें हम लोग ने लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन किया था। ठीक है, ठीक है, इसमें आप लोग उसके बाद हमारा जो पार्ट सेकंड है उसको आज हमें डिस्कस करना था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। द वर्ड इज टू मच विद अस के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और क्वेश्चन को। ठीक है, और ये हमारा होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, वो क्या होने वाला है, पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 इससे पहले हमने पढ़ लिया है, पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इसी तरह हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश पीजीटी के मेंस के जितने भी टॉपिक हैं सबको हम इतने डिटेल से पढ़ रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज उसमें छूटने ना पाए आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों आज की क्लास को। ठीक है, गुड इवनिंग रोशनी जी। इंटरनेट इशू अभी तो क्लियर है, इंटरनेट तो इस यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उस साइड से आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, सभी को वॉइस वगैरह सब चीज क्लियर है ना, इंटरनेट इशू तो नहीं है किसी के में रोशनी जी के अलावा। रोशनी जी एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इधर से कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज पेन्ड द पोयम द वर्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, किसने इस पोयम को क्या किया है, लिखा है। ठीक है, पेंड मतलब होता है लिखना या कलमबद्ध करना। ठीक है, तो ये हैं, आप लोग जानते ही हैं, द वर्ड इज टू मच विद अस के जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है, पेंड नया वर्ड दे दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पोयम। ये जो एक वर्ड आपको यहाँ पे मिला था, ली, ठीक है, LEA, ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और ये पूछा भी जा सकता है कि जो पोयम है उसमें जो एक वर्ड आया है ली, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ली मतलब मैं आपको बता दूं, एक गार्डन टाइप का होता है, ठीक है, जहां पे घास लगी हो। तो अ ग्रासी और एरेबल रीजन दैट इज अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, ये क्या है, ग्रासी जो गार्डन होता है ना, उसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ग्रासी मतलब क्या 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 हुआ, ग्रासी मतलब जहाँ पे घास हो, जहाँ पे अगर आप लोग ने ये जो पोयम पढ़ी होगी, तो वहां पे आप लोग ने देखा होगा कि पोएट की जो इच्छा थी वो क्या थी। वो पोएट की इच्छा थी एक बढ़िया क्या हो, एक बढ़िया ग्रासी गार्डन हो, जहां पे वो खड़े होकर के प्रोटेसियस को सेप लेते हुए देखे, ठीक है। और इसको आप कैसे ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे कृषि योग्य भूमि जहां पे खूब सारी घास हो या खूब सारी खेती हो, इसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्रासी और एरेबल रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो क्या है, वो है फॉरलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पोयम में वर्ड आए हैं ना, उनके बारे में क्वेश्चन जो आते हैं, जो आ सकते हैं, उनके बारे में मैं आप लोग से क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम तो नहीं कोई आ रही है आप लोगों को? कमेंट ग्रुप में आ रहे हैं क्यों बहुत ज्यादा? अभी तो सर कल की क्लास पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट सेकंड क्लास समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा फॉरलॉन वर्ड है, इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोग को बताया था, फॉरलॉन मतलब होता है लोनली, या फिर पिटीफुली मतलब अनहैप्पी, मतलब जो दुख दुख भरा हो या दुख से परिपूर्ण हो, ठीक है, या एवेंडेंट जिसको त्याग दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को फॉरलॉन कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे पोएट जो बोलता है कि मैं जो हूँ, मुझे ग्रासी लैंड में खड़ा कर दो, जिससे मैं वहां पे खड़े होकर प्रोटेसियस को सेप लेते हुए देखूं, जिससे मेरी जो क्या है, लोनलीनेस है, फॉरलॉन है, ठीक है, उसको मैं क्या कर सकूं, दूर कर सकूं, ठीक है। तो फॉरलॉन जो है, फॉरलॉन मतलब होता है लोनली ऑन, लोनली और पिटीफुल अनहैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा होने वाला है वो है सॉर्बिड, ठीक है, सॉर्डिड। सॉर्डिड मतलब मैंने आपको, हालांकि स्पेलिंग्स मैंने सब आपको बता दी हैं, लेकिन इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया था सॉर्डिड। तो इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग अनथिकल और डिसऑनेस्ट मोटिवेशन एंड एक्ट, प्रोवोकिंग मोरल एवर्शन एंड स्कॉन, ठीक है। तो सॉर्बिड मतलब, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सॉर्बिड एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। सॉर्बिड मतलब क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड है। जैसे वहां पे आपके अगर पोयम की बात करें, तो वहां पे जो वर्ड ये यूज हुआ था, तो सॉर्बिड बून के नाम से यूज हुआ था। तो बून मतलब होता है वरदान, और यहाँ पे सॉर्बिड मतलब होता है खराब या बेकार या घिनौना। तो घिनौना वरदान, घिनौना वरदान क्यों कहा था पोएट ने? वो इसलिए कहा था क्योंकि जो पोएट ने इसलिए कहा था क्योंकि जो आदमी है ना, वो कमाने और उड़ाने में क्या है, व्यस्त है, ठीक है। नेचर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, जबकि ये जो वरदान मिला है हमको, कौन सा, जो ये सब चीजें मिली है वरदान में, नदी पहाड़ और नेचर, ठीक है, तो वो उसको क्या कर रहा है, एकदम बेकार करता जा रहा है, ठीक है। तो सॉर्बिट बून वहां पे इसलिए इसका मतलब यूज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना, प्रोवोकिंग मोरल अवर्शन एंड स्कॉन, तो यहाँ पे जो प्रोवोकिंग मतलब होता है उत्तेजित करना, या कहना चाहिए कि किसी को बुरा बोल करके उसको भड़काना, भड़काना बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे पोएट ने भड़काने की कोशिश की है, और सभी पीपल को, सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेक्ट, ब्रेड टू मेक अ ब्रेथ आउट ऑफ। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्राइटन के लिए यूज हुआ था। किसके लिए यूज हुआ था? ट्राइटन के लिए। और जो ट्राइटन है ना, वो कौन है? वो एक प्रकार के सी गॉड हैं, ठीक है। वो एक प्रकार के क्या हैं? सी गॉड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी गॉड के ब्रेथेड हॉर्न की बात की गई थी, ठीक है। तो ब्रेथेड हॉर्न मतलब शंख, जो शंखाकार जो ध्वनि है उसकी बात की गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, ब्रिथेड, ठीक है, इसका यूज वहां पे हुआ है। ब्रिथेड और मतलब क्या होता है, शंखवाकार, शंख की, जो शंख की जो ध्वनि होती है, जैसे शंख की ध्वनि होती है ना, उसी तरह की जो ध्वनि को बोला जाता है ब्रिथेड हॉर्न, ठीक है। ठीक है, तो शंख की जो ध्वनि होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रीथ, ठीक है। चलिए, टू मेक अ ब्रेथ आउट ऑफ, मतलब वही ध्वनि की बात हो रही है। यहाँ पे आंसर भी देखिए दिया हुआ है, शायद इसी क्वेश्चन का है, ट्राइटन ब्लोइंग हिज ब्रेथेड हॉर्न इज व्हाट द पोएट डिजायर टू विटनेस। और यहाँ पे जो पोएट, जो विटनेस मतलब साक्षी बनना चाहते हैं किस चीज के, कि जब ट्राइटन का जो शंख की ध्वनि की जैसा जो शोर मचता है, जो आवाज आती है, उसको सुनना चाहते हैं, उसके विटनेस, उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। मतलब किसी भी तरह से आपका जो टॉपिक है वो छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। What does the poet want to be instead of beginning a part of this materialistic mankind? ठीक है, मतलब what does the poet want to be instead of being a part of his materialistic mankind? अब यहाँ पे पोएट बार बार क्यों वास्तव में ऐसा बोल रहे हैं कि जो आजकल के जो लोग हैं, जो वो क्या हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए। मटेरियलिस्टिक मतलब होता है जो भोग विलास वाले हो गए हैं, है ना। मतलब वो अपना जीवन विलासता के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन अपने जो नेचर है उसको कुछ नहीं करना चाहते, उसको मतलब जैसा है उसको और बेकार करना चाहते हैं, उसको अच्छा नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस बर्डली ह्यूमैनिटी, द पोएट विशेस टू बी अ पैगन, ठीक है। और जो पोएट है वो इसी तरह के आदमी बनने के बजाय वो क्या बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं पैगन, ठीक है। मतलब जो जो लोग हैं ना, मतलब जो हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग जो हैं वो नेचर की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते, बल्कि नेचर को हम लोग और बेकार करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बोलते हैं पोएट कि जो ये है, क्या बोलते हैं, जो हम लोग जैसे जीवन जीने से अच्छा है कि बजाय वो कैसा जीवन जी ले, पैगन जैसा, ठीक है। पैगन मतलब होता है विदाउट रिलीजन या नॉन क्रिश्चियन जीवन होना चाहिए, मतलब उनका ऐसा वो सोचते हैं, कौन, पोएट, ठीक है। चलिए, आप लोग का कोई कमेंट हो क्वेश्चन पे तो आप लोग निश्चित तौर पे कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। सॉर्बिड है या सॉर्डिड? सॉर्डिड है, क्योंकि आप सॉर्बिड बोल रहे हैं, लिखा सॉर्डिड है, सॉर्डिड, ठीक है, DID, सॉर्डिड मतलब खराब, बेकार, ठीक है। चलिए, और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो वो एक बार करें जरूर, और यहाँ पे कमेंट में लिख दें, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देवियों सज्जनों, लिखा है, वेयर डज द पोएट एक्सपेक्ट प्रोटियस टू कम फ्रॉम, ठीक है। तो वेयर डज द पोएट एक्सपेक्ट प्रोटियस टू कम फ्रॉम? तो यहाँ पे है, जो प्रोटियस है ना वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो वेयर डज द पोएट एक्सपेक्ट प्रोटियस टू कम फ्रॉम, मतलब पोएट जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रोटियस हैं वो कहाँ से आते हैं, ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटियस इज सपोज टू एक्सटेंड फ्रॉम द वाटर अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो प्रोटियस को जो पोएट सपोज कर रहे हैं कि वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वो वाटर से, है ना, पानी पे। अब जो लहरें होती हैं, जो शंखवाकार ध्वनि उत्पन्न होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं समुद्रों में, ठीक है। ठीक है, जो लंबी लंबी जो क्या कहते हैं, लहरें आती हैं, वो कहाँ पे आती हैं, तो वो आती हैं समुद्र में, ठीक है, तो सी, ठीक है। तो प्रोटियस इज सपोज टू असेंड फ्रॉम, असेंड मतलब होता है चढ़ जाना, क्या चढ़ जाना, प्रोटियस मतलब वो जो लहरें पानी का चढ़ जाना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका प्रोटियस कहलाता है, ठीक है। और उसी को क्या कहा जाता है, समुद्री भगवान, ग्रीक ग्रीक में, ठीक है। सो हमारा जो पार्ट 2 था वो समाप्त हो चुका है। पार्ट 2 में हमने 5 क्वेश्चन किए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही
ये एक्चुअली वेरी शॉर्ट रहा होगा, ठीक है। क्या रहा होगा? ये वेरी शॉर्ट रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे वेरी शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट। ठीक है, पार्ट 2 ये हो गया। और अब हम चलेंगे पार्ट 3 में हमारे, और जो रहेगा क्या, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो इस पे आपका रहेगा शॉर्ट टाइप पे, इसको आप लोग बोल सकते हो पार्ट 3, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हम पार्ट 3 पे, ठीक है। और इस पे हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से 4 से 5 लाइन के रहेंगे, और इसके बाद भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो और बड़े बड़े भी हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हु इज अ पैगन, हु इज पैगन, ठीक है। तो यहाँ पे पैगन के लिए बोला गया है कि हु इज पैगन, पैगन कौन है, ठीक है। तो पैगन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। A pagan is a person whose religious beliefs do not correspond with the major religions practiced around the world, ठीक है। वर्ल्ड में जितने भी फैले हुए रिलीजन है, धर्म हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, उस उस धर्मों से, किसी भी धर्म से कोई अगर वो संबंध नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है? पैगन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो a pagan is a person whose religious belief do not correspond with the major religions practice around the world, ठीक है। तो वर्ल्ड में जितने भी धर्म चल रहे हैं, जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों से संबंध ना रखने वाला, उनकी बात ना करने वाले को पैगन कहते हैं। द पैगन सिंबलाइज अ primeval world that was close to nature and admire its beauty। तो पैगन उसको भी कह सकते हैं, या ऐसे लोगों को भी पैगन कह सकते हैं जो इस संसार से कोई मतलब नहीं रखते, जैसे कि साधु महात्मा, ठीक है। संत जो होते हैं ज्यादा मतलब नहीं रखते, जो भौतिक चीजें होती है ना उनसे मतलब नहीं रखते, हाँ, लेकिन नेचर के बहुत पास रहते हैं, नेचर को बहुत प्यार करते हैं, और उसकी जो सुंदरता है उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो कितनी सुंदर नदी है, क्या पर्वत है, वाह, ठीक है। और अपन लोग जो हैं, अपन लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं? नेचर को कम पसंद करते हैं, हाँ, कभी कभी कर भी लेते हैं, जब हरियाली सुंदर देख ली, नदी देख ली। जैसे कि एक बार मैं फॉरेस्ट में था तो फॉरेस्ट में एक ऐसा एरिया था जहां पे एक साइड पे बहुत सारा पहाड़ था, मतलब सीधा खड़ा हुआ पहाड़ था सतपुड़ा का, और एक तरफ पे क्या थी, बढ़िया नदी बह रही थी, ठीक है, छोटी सी, और मतलब बढ़िया, उसमें बीच बीच में पत्थर थे, और वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। एक तरफ जंगल था, पूरा फॉरेस्ट था, और वहीं पे हम लोग खा रहे थे क्या, बाटी चोखा, ठीक है। तो क्या सीन था वो, ठीक है। तो उस तरह से अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, नेचर की ब्यूटी की प्रशंसा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अपन लोग क्या है कि अपन लोग भौतिक चीजों की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। क्या घर है, वाह क्या घर है, ठीक है, क्या लोग हैं, क्या हैं ये, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये, ठीक है। इस तरह की अपन लोग प्रशंसा ज्यादा करते हैं। तो ये जो प्रशंसा है ना, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, उसको कहते हैं पैगन, ठीक है। प्रमोद जी, कोई भी दिक्कत आ रही हो कमेंट जरूर करते रहिएगा, चरण सिंह जी, ठीक है। नास्तिक होगा क्या? हाँ, नास्तिक, नास्तिक ये तो है ना, द पैगन सिंबलाइज अ प्रिमेवल वर्ड, ठीक है। जो एक तरह का नास्तिक ही आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो किसी भी धर्म से संबंधित ना हो, या नेचर ब्यूटी की प्रशंसा करता हो, ठीक है। नास्तिक तो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे नास्तिक इस समय भारत में हो गए हैं, आप लोग देखते ही होंगे वीडियो वगैरह, कि मतलब वो केवल एक ही लोगों को, एक ही प्रकार के लोगों को टारगेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नास्तिक लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो हु इज पैगन आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज मीन बाय गेटिंग एंड स्पेंडिंग। जो गेटिंग और स्पेंडिंग है उसका क्या मतलब हो सकता है? तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग डिनोट्स अ materialistic वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर aligned alienated, ऐसा बोल सकते हैं आप, alienated from nature as a result of consumerization, consumerizing,
देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा वर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो इसमें फिर क्या होता है कि इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो कंज्यूमरिज्म ऐसा कह सकते हैं। एक्सपेंडिंग इम्पैक्ट, दे आर ओनली कंसर्न विथ देयर monetary well-being and lack the time of or desire to appreciate and love nature and its beauty। यहां पे है गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब क्या है, जो गेटिंग और स्पेंडिंग मतलब जो कमाना, ठीक है, और खर्च करना, पाना और उसको उड़ाना, जो डिनोट करता है वो मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को करता है। मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, जो भौतिक जीवन है जैसे हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग का उद्देश्य क्या है, हमारा मान लीजिए धन अर्जन करना, और आप लोग का क्या है, पढ़ करके धन अर्जन करना, ठीक है। तो ये जो काम है ना, इसी को बोलते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ड, यही है कमाना और उड़ाना, ठीक है। ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर एलिनेटेड फ्रॉम नेचर एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म एक्सपेंडिंग इम्पैक्ट। अब यहाँ पे मतलब ये है जो प्यूपिल है ना, वो पूरा व्यस्त है, किसमें व्यस्त है, कौन से काम ऐसे करने में व्यस्त है, जो नेचर पे एकदम ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेचर से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, नेचर को नेचर से ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो एलियन हो। यहाँ पे जो एलिनेटेड वर्ड का यूज हुआ है ना, वो यही है, ठीक है। तो एलिनेटेड जैसे जो होता है, दूसरे घर का आदमी दूसरी तरह दिखता है ना, तो उससे क्या होता है, आदमी भागता है दूर, डर लगता है, ठीक है। जैसे आपने वो देखा हो, कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी, तो कोई मिल गया में क्या होता है कि भैया जो मिल गया होता है, जो एलियन होता है, उससे एक व्यक्ति बस प्यार करता है, बाकी के सब उससे डर के भागते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का है कि जो नेचर है ना, नेचर से लोग क्या होते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है, दूर भागते हैं। और यही जो रिजल्ट है कि हमारा ये क्या कहलाता है कि हम लोग नेचर की तरफ ध्यान ना दे करके उस किसके ऊपर बन जाते, किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ। कंज्यूमर मतलब होता है कि उसको उपयोग करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज को उपयोग कर रहे हैं, किसको, भौतिक जीवन को, ठीक है। उसमें हम कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किसके बजाय, नेचर के, ठीक है। दे आर ओनली कंसर्न विथ देयर मोनेटरी well-being and lack the time of desire to appreciate and love nature and its beauty। और हमको करना क्या चाहिए, हमको वास्तविकता में करना चाहिए कि हमें नेचर को ना अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कम करके हमें नेचर से जुड़ना चाहिए, नेचर को प्यार करना चाहिए, ठीक है। प्रकृति को प्यार करना चाहिए और उसकी ब्यूटी से प्यार करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, हम लोग लगे रहते हैं दिन भर कमाने में और उसको क्या करने में, खर्च करने पे, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरी करने में, कि हमारा एक एक घर बन गया, अब दूसरा घर बने, एक कार आ गई, दूसरी कार आए, ठीक है। और उसी तरह में हमारा जो पूरा जीवन है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। हम नेचर की तरफ, भगवान की तरफ, गॉड की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। वास्तविकता ये है और इसी को बोला गया है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ठीक है। चलिए, किसी के और कोई क्वेश्चन हो तो बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, उसको निश्चित तौर पे क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। बताइए रोशनी जी, कुछ बोल रही हैं क्या? रोशनी जी कुछ बोल रही हैं क्या? रोशनी जी, आपने शायद हैंड रेज किया होगा तो इसलिए आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक एक आप लोग को ऑप्शन मिल रहा होगा हैंड रेजिंग का। जब आप हैंड रेज पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे मेरे पास सूचना आ जाएगी, तो मैं आपको जब बोलने का मौका दूंगा तो आप बोल के भी पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन को, ठीक है। अब प्रमोद जी, ठीक है, तो हैंड रेज करके ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी रोशनी जी ने पूछने का कोशिश किया था लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग हो गया। अब मैं कुछ आप लोग से और क्वेश्चन कर लेता हूं। वाई व्हाट डज प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी सिग्निफाई, ठीक है, साइन सिग्निफाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब है इसका, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जो प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है, वो उठते हैं, राइज करते हैं समुद्र में। तो उसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं, इसके बारे में वो क्या चीजें हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे वो उठता है, कैसे वो अपना
जो मौजूदगी होती है ना, उसको वो क्या करता है, दिखाता है। इस पे क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, ठीक है। जो प्रोटियस राइजिंग होता है वो क्या दर्शाना चाहता है एक्चुअली, ठीक है। व्हाट डज प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र में प्रोटियस उठता है वो क्या दर्शाना, सिग्निफाई मतलब दर्शाना चाहता है। तो यहाँ पे प्रोटियस इज अ ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर। जो प्रोटियस है वो कौन है, एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्या है, कैरेक्टर है। जो पुरातन बातें होती है ना उसमें नहीं बोल देते कि ये ऐसा कैरेक्टर है। हु हैड द एबिलिटी टू टेक ऑन वेरियस फॉर्म, जो क्या कर सकते हैं, वो कई प्रकार के, उनके पास ऐसी योग्यता है कि वो कई प्रकार के रूप, कई प्रकार के जो शेप धारण कर सकते हैं। द फ्रेज प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी इन द पोयम रिफर्स टू सीज राइजिंग बेब्स। यहां पे जो यूज किया गया वर्ड है द प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, द प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी इज द पोयम, इन द पोयम रिफर्स टू द सीज राइजिंग बेब। जो समुद्र में उठती हुई लहरें हैं ना, उनको रिफर किया गया है। द पोएट लाइक प्रोटियस विशेस टू सी वेव ऑफ मैनी शेप्स राइजिंग फ्रॉम द सी। वहां पे जो प्रोटियस है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटियस है वो, जो प्रोटियस है, जो प्रोटियस है यहाँ पे, तो वो क्या है कि उसको जो पोएट की जो इच्छा है वो ये है कि जब प्रोटियस क्या होगा, जब प्रोटियस क्या होगा, बहुत सारा मतलब बहुत सारे प्रोटियस आएंगे, बहुत सारी लहरें आएंगी, तो उन चीजों को देखना चाहता है। ऐसी विश जो है वो हमारे पोएट की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ठीक है। तो द पोएट लाइक प्रोटियस विश टू सी वेव्स ऑफ मैनी शेप्स राइज फ्रॉम द सी, ठीक है। जैसे अगर आप कभी वहां गए हो पचमढ़ी, तो पचमढ़ी में जब आप धूपगढ़ चोटी पे खड़े हो जाओगे ना, तो वहां से जो दिखता है, जो पहाड़ के जो वो दिखते हैं, क्रम दिखते हैं, बहुत सारे पहाड़ एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत दूर तक ऐसे दिखते हैं। मतलब क्या दिखता है वहां पे, क्या वो सीन होता है, क्या सनसेट होता है वहां पे, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है वहां पे, मतलब जो अच्छा लगता है ना, तो उसी तरह जो पोएट है वो भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो प्रोटियस हों वो उत्पन्न हो, मतलब जो समुद्री लहरें हैं वो दिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भी देखते हैं। यहाँ पे किसी के क्वेश्चन हो तो वो निश्चित तौर पे टाइप करें, और अगर नहीं क्वेश्चन अगर बोल के बताना है तो आप बोल करके बता सकते हैं। वहीं कहीं पे ऐसे ही नीचे होगा एक हैंड रेज का ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म। अच्छा ये बताइए, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है इस तरह से डिटेल स्टडी, कि फिर मैं कुछ एमसीक्यू आप लोग को करा देता हूं और इस क्लास को समाप्त कर दूं, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग कहें, जैसे मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज रखे हुए हैं और मैं आप लोग को बता सकता हूँ निश्चित तौर पे। तो आप लोग अगर रेडी हों तो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू कुछ करा देते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सभी क्वेश्चन पे रहता है, ठीक है। जितने लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो पहले तो ये आपको डिटेल कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। और मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूटने पाए, ठीक है। ये कुछ और भी क्वेश्चन मेरे पास हैं, उनको भी मैं आप लोग को बता दूंगा। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो गए हो, लेकिन मजा बहुत आएगा इनको पढ़ने में आप लोग को, ठीक है। पूरा डिटेल स्टडी, जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि एक छोटी सी पोयम को भी ना हम इतने डीप से पढ़ते हैं कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, ठीक है। इस तरह की ये पूरे एमसीक्यूज हैं हमारे पास, ये देखिए। उसके बाद ये 15 एमसीक्यूज ये हुए, और फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज हमारे पास और भी हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम लोग तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पे, और कोई भी चीज छूटने ना पाए इससे, ठीक है। चलिए सो एक्सप्लेन द टर्म लेट एंड सून। जो आपके पोयम में लेट एंड सून का यूज किया गया था, मतलब पहले भी और आज आगे भी लोग जो है ना, ये मटेरियलिस्ट, जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है ना, उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन नेचर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप लोग म्यांमार कभी जाएं, तो मैं तो नहीं गया हूं हालांकि, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह में खूब कि
वहां पे जो ना अभी भी नेचर के ऊपर बहुत चीजों पे डिपेंड रहते हैं लोग, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, वहां की जो नेचुरलिटी है ना वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। सो एक्सप्लेन द टर्म लेट एंड सून। The term late and soon refers to the year of our lives that we waste pursuing worldly pleasure in our later years, ठीक है। तो जो लेटर शुरू जो रेफर किया गया है ना वो कुछ वर्षों के लिए किया गया है। वो कौन से वर्ष हैं? जो हमने अपने जीवन बिता दिया, ठीक है। मतलब जो हमने अपना जीवन बिता दिया, जो हमने अपना काम, जो अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी क्या कर दी, वेस्ट कर दी किस चीज पे, कमाने पे, ठीक है। या फिर पूरा जीवन जो अपना हमने व्यस्त रखा है, नेचर से दूर रखा है, उसको बोला जा रहा है लेट। लेट मतलब जो हमारा जीवन बीत चुका है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के में, ठीक है। और वी आर प्री ऑक्युपाइड विथ अर्निंग एंड स्पेंडिंग एंड पे नो अटेंशन टू द नेचर ब्यूटी दैट सराउंड अस, ठीक है। और जो आगे की जो साल भी आने वाले हैं ना, उन सालों में भी हम ना अपनी जो प्लेजर है, अपना जो डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए अर्निंग जो करेंगे, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है लेट एंड सून। और जो हम अर्न करेंगे उसको उड़ाएंगे, और लेकिन हम नेचर की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, उसकी जो ब्यूटी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ वातावरण है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसके लिए उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सप्लेन द टर्म लेट एंड सून का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग के कमेंट देख लेते हैं। मैंने कुछ आप लोग से कहा था कि आप लोग ने कमेंट किया है। जी सर पढ़ा दीजिए, ठीक है। नेहा जी बोल रही हैं करके इसको पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आंसर कैसे देंगे। हालांकि प्रमोद जी मैं पीडीएफ में आप लोग को ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। और नेक्स्ट हमारा जो रूल होने वाला क्वेश्चन होने वाला है वो है ये, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस व्हेन द पोएट सेज हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज ब्रेथेड हॉर्न। ये जो ये जो लाइन आई है, हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज ब्रेथेड हॉर्न, ये ट्राइटन एक जो गॉड है, ठीक है। कौन से गॉड हैं? ये गॉड है, समुद्री देवता हैं ग्रीक के अनुसार, जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसके अनुसार जो ट्राइटन है ये ग्रीक गॉड हैं। उनका जो शंख की तरह की जो ध्वनि है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या दर्शा रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी प्रोटियस इज अ सी गॉड, ठीक है। प्रोटियस भी एक प्रकार के सी गॉड है, ठीक है। हु इज फ्रिक्वेंटली सोन ब्लोइंग अ कॉन्च सेल। और उनके द्वारा ना जब वो अपना शेप लेते हैं, मतलब जो प्रलय मचाते हैं, जो लहरें उत्पन्न करते हैं, उनसे जो कॉन्च आवाज निकलती है, ठीक है। कॉन्च सेल मतलब जो समुद्री जो लहरों की आवाज निकलती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। Triton blowing his horn in the poem signifies the wind that howls and makes noise, ठीक है। और वो जब ध्वनि निकलती है ना, उस ध्वनि की जो आवाज होती है, जो मतलब शोर होता है उसके द्वारा, उसके उसको कहा जाता है क्या? ट्राइटन का ब्रेथेड हॉर्न, ठीक है। फिर है व्हेन इट ब्लोज द पोएट, when it blows the poet considers the wailing of the winds to be as pleasant as strident trumpet, ठीक है। तो पोएट जो है ना उसी तरह से सोच रहा है कि भैया अगर ये इस तरह की हवा जो है हाउलिंग करती हुए आ जाए तो एकदम मजा आ जाए, प्लीजेंट मतलब सुहावना एकदम हो जाए, ठीक है। मौसम जो है मजा आ जाए अगर इस तरह से जो हॉर्न है वो क्या हो जाए, प्ले हो जाए तो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे पोयम में बताई गई है, ठीक है। चलिए अब ये जो हवा होती है ना, तो ये उसी प्रकार होती है जैसे कि मतलब सॉरी जो बिंड होती है ना वो इस तरह से साए साए की आवाज नहीं करती है, उसी तरह मतलब जैसे कोई रो रहा हो कि कियार की किनाना चिल्लाने टाइप की आवाज है, की ऐसे आवाज चलती है, आप लोग ने देखा होगा सुना होगा पिक्चरों में भी, ठीक है। तो वो जो हवा की बात की जा रही है, व्हीलिंग ऑफ द विंड्स मतलब जो हवा की जो चिल्लाहट है, जो हवा की किनकिनाहट है, उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। वो जो है ना पोएट को क्या करता है, मजा देता है, ठीक है।
आप लोग ने उसको ट्रम्पेट सुना है? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब जैसे शादी में नहीं बजाते पे 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 पे, तो ट्रम्पेट उसको बोलते हैं। तो उसी तरह की आवाज वो लगती है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजें हमारे पास है, उनको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो सॉर्बिट बून तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये सही भी है कि हम लोग जो है अपना हार्ट जो है वो दूर कर रखे हैं, कहां से? जीवन से। ठीक है, सो व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे? ठीक है, तो व्हेन डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज वी हैव गिवन, मतलब पोएट ने ऐसा क्यों कहा? पोएट के कहने का मतलब क्या है ये कि आप जो हम लोग हैं ना वो अपना हार्ट जो है वो दूर कर लिया है नेचर से, मतलब जो अपना हृदय है वो नेचर से हम लोग ने दूर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा द पोएट इज डिससेटिस्फाइड विद द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो ये भौतिक जीवन है ना, कमाने और खाने वाला, उड़ाने वाला, नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न देने वाला, इससे जो पोएट है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एकदम डिससेटिस्फाइड है लोगों से। ही क्लेम्स दैट मटेरियलिज्म हैज टेकन ओवर ह्यूमैनिटी हार्ट। ठीक है, और वो यह क्लेम कर रहे हैं, ये वो क्लेम कर रहे हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है ना, वो आपको, मतलब जो आपका जो ह्यूमैनिटी का हार्ट है, जो आपका मानवता वाला जो जीवन है, वो क्या कर रहा है? आपको नेचर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कॉजिंग पीपल्स लीव्स टू बी ruined बाय बाइंग एंड स्पेंडिंग। और ये जो लोग है ना, इस ये लोगों को बर्बाद करने का कारण भी है। ठीक है, कौन? मटेरियलिस्टिक वर्ड। इससे इसी के कारण जो लोगों की जो मृत्यु है ना जल्दी हो जाती है, लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसका कारण यही है। ठीक है, क्या भैया? बाइंग एंड स्पेंडिंग, है ना? बाइंग या स्पेंडिंग, हालांकि ये गलत है। बाइंग करेंगे तभी तो स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों एक ही वर्ड हो गए। यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली गेटिंग एंड स्टैंडिंग। ठीक है, पाना और उसको उड़ाना, खोना। ठीक है, प्यूपिल हैव बिकम estranged फ्रॉम नेचर। जो प्यूपिल है ना वो नेचर से एकदम अजनबी जैसा हो गया है, नेचर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले दो चार गमले लगाए थे, दो चार पौधे लगाए थे, वो सब गमले सूख गए। सोचिए क्यों सूख गए? क्योंकि उसमें कोई पानी डालने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही तो है। हमारे पास समय नहीं, हम आप लोग को पढ़ाने लगते, शाम को फिर खाना खा के सो जाते। ठीक है, तो वो बेचारे धूप में रखे रखे इस गर्मी में क्या हो गए? सूख गए। ठीक है, they are less interested in nature and are more interested is buying and spending। दे आर मतलब हम लोग जो है ना, बी आर यहाँ पे होना चाहिए, दे आर लिखा है। वी आर मतलब हम लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, या ना के बराबर इंटरेस्टेड हैं इस नेचर पे। ठीक है, और आर मोर इंटरेस्टेड इज बाइंग एंड स्पेंडिंग, और हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड किस पे हैं? बाइंग, खरीदने पे और उड़ाने पे। वी हैव सरेंडर्ड अवर सोल्स टू द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। और हम लोग ने पूरी तरह से क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया है भौतिक जीवन को। ठीक है, कर दिया कि नहीं बताइए? आप छोटे जब बचपन में, अब अभी जब आप लोग छोटे रहे होंगे, तब आप लोग को क्या करना था? मम्मी लोग बोलती स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ने पे लगा दिया, नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं। जैसे ही बड़े हुए, 10th 12th पास हुए, तो और ज्यादा जिम्मेदारी कि अब जीवन में करना क्या है, जीवन में करना क्या है? तैयारी करो, तैयारी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। ठीक है, इस तरह की पूरा जीवन आपका अभी तक का चल रहा है। ठीक है, अब तैयारी कर रहे हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, फिर जैसे तैयारी में नौकरी लग जाएगी तो आप नौकरी करने लगोगे, सुबह उठोगे और सीधे चले जाओगे कहाँ? और अपने स्कूल, स्कूल से आओगे थके हारे, खा के सो जाओगे। ठीक, इस तरह से अपना जो जो जीवन है ना वो एकदम से क्या हो चुका है? व्यर्थ हो चुका है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी चीजें यहाँ पे हम समझते हैं, और उसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए। यहाँ पे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सब पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल शायद मैंने करा दी है, या आज मैं करा दूंगा इसको। ठीक है, पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी इन पीडीएफ्स को बढ़िया से डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज मैंस एटीट्यूड ऑफ मैन एटीट्यूड टू नेचर? जो जो मैन मतलब जो हम लोग हैं,
उनका नेचर के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या व्यवहार है। तो मैंस एटीट्यूड टू नेचर इज ऑफ इनडिफरेंस। ठीक है, अब ये इनडिफरेंस मतलब क्या होता है, मतलब पूरी तरह से उस पर ध्यान न देना, या लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मतलब इंटरेस्ट में पूरी तरह से क्या हो गई है, कमी हो गई है नेचर की तरफ। ठीक है, तो ये एक अच्छा वर्ड है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे आ जाएगा नेचर इज ऑफ इनडिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, हु वर प्रोटियस एंड ट्राइटन। हु वर प्रोटियस एंड ट्राइटन, प्रोटियस और ट्राइटन कौन है भैया, ये दोनों सी गॉड हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वॉट डज द पोएट वॉन्ट टू बिकम अ पैगन, तो ये सब एक्चुअली वर्ड तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिए हैं। ही वेंट टू बिकम अ पैगन टू वर्शिप गॉड ऑफ नेचर, मतलब वो जो है ना केवल जो नेचर के भगवान है ना उनकी पूजा करना चाहते हैं। ठीक है, वॉट डज पोएट मीन बाय स्टेटिंग द वर्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, तो यहाँ पे है इट मीन्स दैट मैन हैज बिकम टू मच अटैच टू द मटेरियलिस्टिक बर्ड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आदमी है ना वो किस पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो गया है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो है मटेरियलिस्टिक बर्ड। गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ठीक है, एक गाड़ी आ गई, एक घर बन गया, दूसरा घर बनवाना है, दूसरी गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो ये सब चीज में वो जो भौतिक जीवन पे वो क्या है, व्यस्त है। ठीक है, आउट ऑफ ट्यून मैंने बता ही दिया आपको, नेचर से कोई भी कनेक्शन मत नहीं होना। व्हाट इज द सॉर्बिड बोन, तो लस्ट, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर पोजेसिंग मटेरियल्स थिंग इज सॉर्बिड बोन। ठीक है, सो यहाँ पे जो बात है, जो आदमी है ना वो इतना लालची हो चुका है कि वो क्या हो चुका है, जो मटेरियलिस्टिक बर्ड पर ही क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, नेचर की तरफ ध्यान नहीं देता। तो वो जो नेचर उसको किस तरह से लगने लगता है, जैसे सॉलिड बून हो, मतलब वरदान तो है लेकिन कैसा, बेकार वरदान। ठीक है, खराब वरदान। हु इज द पैगन अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो अ नॉन क्रिश्चियन इज द पैगन अकॉर्डिंग टू द पोएट। नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति, जो क्रिश्चियन व्यक्ति है ना, वो तो और ज्यादा क्रिश्चियन जो मतलब जो वर्ड है वो और ज्यादा क्या है, कहना चाहिए नेचर से दूर है। ठीक है, हिंदुइज्म में ये है कि वो नेचर के पास हैं। कैसे पास हैं, वो ऐसे पास हैं कि वो धरती की पूजा कर रहे हैं, वो आकाश की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पर्वत की पूजा कर रहे हैं, वो चंद्रमा की, सूर्य की, नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो धरती से, आकाश से, नेचुरल चीजों से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा क्या, समर्पित कर दिया मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, हाँ बिल्कुल समर्पित है। चलिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द बर्ड इज द टाइम, फर्स्ट लाइन। यहाँ पे ये ग्लिम्सेस वर्ड अच्छा नहीं हुआ ना, ये अभी तो ये क्वेश्चन यहाँ थे। ठीक है, तो व्हाट डज द पोएट ग्लिम्स ग्लिम्स एंड व्हाट इज इट्स अफेक्ट ऑन हिम। ठीक है, तो पोएट जो दिखाना चाहते हैं हमको, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पोएट हमको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट डज द पोएट ग्लिम्स एंड व्हाट इज इट इफेक्ट ऑन हिम। जो पोएट हमको दिखाना चाहते हैं, जो झलकियां दिखाना चाहते हैं, उस देखिए ग्लिम्स मतलब क्या होता है, ग्लिम्सेस आपने सुना होगा ना, ग्लिम्स मतलब होता है झलकियां। तो जो पोएट जो है वो दिखाना क्या चाहते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे हम पर क्या पड़ेगा। तो द पोएट हैज ग्लिम्सेस ऑफ द गॉड्स ऑफ नेचर, जो भगवान है ना, जो नेचर के भगवान है, नेचर के भगवान कुछ पोएट क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटियस एंड ट्राइटन। ठीक है, एंड इट मेक हिम हैप्पी, जो आपको ना खुश रखेंगे। ठीक है, आप ध्यान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, तो उससे क्या होगा
कि अपन लोग का जो जीवन है ना वो थोड़ा सुखमय हो जाएगा। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपन लोग को क्या होती है, दिन भर टेंशन होती है कमाने की, कमाने कितना आ जाए कितना आ जाए, फिर भैया आ गया और उसको खर्च करना है, इधर करना है उधर करना है, ये लेना है वो लेना है, तो इस सब में अपना जो जीवन है वो बर्बाद जा रहा है। हालांकि अब अपन लोग कलयुगी मानव हैं, तो अपन लोग को क्या है, करना है, गेटिंग करनी है, स्पेंडिंग करनी है, लेकिन एक सीमा पे करनी है। ठीक है, एक दायरे पे करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वॉट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली लाइन थी द वर्ड इज टू मच विथ अस की, उसमें पोएट क्या बोल रहा है, जैसा कि जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको फर्स्ट लाइन वो पूरी लिख के देगा, तब आपसे पूछेगा। तो इट मीन बर्डली पोजीशन, जो हमारा लगाव है ना वो बर्डली पोजीशन से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है बर्डली पोजीशन, मतलब समझते हैं जो वर्ड से मतलब जो सांसारिक जो चीजें होती हैं उनसे क्या होता है, पोजीशन होता है, पोजीशन मतलब लगाव। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन दिस सोनेट। ठीक है, इस सोनेट की जो कहना चाहिए कि राइमिंग स्कीम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो है ABBA, ABBA, CDC, CDC। ठीक है, CDC और CDC। चलिए, तो CDC इसकी क्या होगी, राइमिंग स्कीम होगी, और मैंने आपको बताया था इसकी दो राइमिंग स्कीम है, एक तो CDC या एक CDE। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। नेक्स्ट है हाउ हैज मटेरियलिज्म अफेक्ट अस। जो मटेरियलिज्म है, भौतिकता है, जो भौतिकवादिता है, वो हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट करती है, कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो इट हैज मेड अस स्लेव्स टू मटेरियल पोजेशंस। ठीक है, इट हैज मेड अस स्लेव्स टू मटेरियल पोजेशन। ठीक है तो वो क्या करता है कि जो मटेरियल मतलब भौतिक जो चीजें होती है ना, जो जैसे कि कार हो गई, जैसे कि घर हो गया, जैसे कि और भी चीजें हो गई, जितनी भी लग्जरियस लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, वो सब की तरफ जो हमारा मोह है ना, वही क्या करता है, हमें क्या करता है, इफेक्ट करता है, हमको गुलाम बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। प्रमोद जी, तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ग्लिम्सेस मीन झलकियां। क्या होता है ग्लिम्सेस, मतलब झलकियां। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को पता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को लगभग एक जैसे ही हैं, ये सब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ पेट्रार्कन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं, तो ये तो आप लोग को बता दिया था मैंने, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है तो ये और भी क्वेश्चन है, सब आप लोग कर लेंगे, सब आप लोग को अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग उसी तरह के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, MCQ करा देता हूँ। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। जो द वर्ड इज टू मच विथ अस है, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, तो आप लोग ये तो जानते ही हैं कौन है उसके ऑथर। ठीक है, तो द वर्ड इज टू मच विथ अस के जो ऑथर हैं वो हमारे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन। जो स्टोरी है या जो पोयम है वो किस चीज पर क्या है, फोकस है। टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। सेकंड है द विंड ऑलवेज हाउलिंग। ठीक है, गिवन अवर हार्ट अवे, द सी एंड हर वॉसम। तो आप लोग बताइए किस पर ये बेस्ड है। सेकंड का ऑप्शन सभी लोग दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो चीज आप लोग को पता है कि नहीं, तो ये जानना जरूरी है। चलिए
इसका आंसर मैं देखता हूं सेकंड का आप लोग क्या दे रहे हैं। नेहा तिवारी जी बोल रही हैं ए, शीलम मिश्रा जी बोल रही हैं ए, नेहा राठौर जी बोल रही हैं सी, ठीक है, और प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं सी। चलिए एक और भी आप लोग आंसर दीजिए। अभी प्रियंका शर्मा जी का मैसेज नहीं आया है, ठीक है, कमेंट उनका नहीं आया, वो भी दिए आंसर। चलिए तो मैं आप लोग को बता दूं इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने लोगों ने सी आंसर बताया वो नहीं होगा। गिवन अवर हार्ट सबे, हमने अपना हृदय दूर कर लिया है, इस पे तो बात नहीं हो रही है। हमने अपना हार्ट दूर कर लिया है नेचर से, तो ऐसा तो यहाँ पे नेचर लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है? टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं ना भौतिकतावादी, उसको परिवर्तन करने की बात हो रही है। मतलब हमने जीवन जीने की जो कला है उसको सीखने की बात हो रही है, ना कि हमने अपना हार्ट दूर कर लिया। किससे दूर कर लिया? नेचर अगर लिखा होता ना तो ये आंसर जरूर हो जाता, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूरे पोयम का पार्ट है, हवा, हृदय को दूर करना, सी और वॉशम। लेकिन जो असलियत बात है वो टेकिंग, जो हमने अपनी जो जीवन जीने की जो शैली बना ली है ना वो बेकार बना ली है। इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग से बन जाएगा, द पोयम हैज टोटल वर्सेस। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं, ये यहाँ पे आ जरूर गया है, तो इसको आप लोग रहने दीजिएगा। और द पोयम फोकस ऑन, यहाँ पे डी। चलिए इसका दीजिए, द पोयम फोकस ऑन, ठीक है। द पोयम फोकस ऑन, जो पोयम है वो किस चीज पर फोकस है? नंबर वन, लिंकिंग द रिलेशनशिप दैट नेचर हैज विद द इवेंचुअल डिग्रेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, टेलिंग द लव ऑफ अ चाइल्ड टू हिज मदर, बोथ और नन। तो यहाँ पे तो आप लोग इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं, ये आंसर आप दे ही लेंगे। इसका ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है। तो जो पूरी पोयम है वो क्या हो, वो किस पे डिपेंड करती है? वो किस पे डिपेंड करती है? जो हमने अपना जो हृदय है वो किससे दूर कर लिया है? नेचर से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा फोर का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए। चलिए, व्हाट डज द पोयम स्टार्ट विथ? जो पोयम है वो किस चीज से स्टार्ट हो रही है? फायर इन अ विलेज, अटैक इन अ विलेज, बेडिंग, और फ्लड इन अ विलेज। हालांकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से कुछ ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। इनको 2 मिनट में हटा देता हूँ। और आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं पहले ये तो देख लूँ। डोंट नो, ये क्वेश्चन इनका नहीं है। यस बिल्कुल नहीं, हाँ जी, ये एक्चुअली इनका क्वेश्चन नहीं है, ये शायद गलत आ गया है। इसको मैं देखिए, दोनों क्वेश्चन ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इसका कहाँ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। द पोएम हैज टोटल वर्सेस, ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, थोड़ा इसी तरह में क्लियर हो जाएगा। द स्पीकर एड्रेस द मून, सन एंड फ्लावर्स एज रिफर्स टू नेचर कंपेयर टू डैश इन द पोयम। मैन काइंड, हाँ चलिए ये क्वेश्चन बताइए। द स्पीकर एड्रेस द मून, सन एंड फ्लावर्स एज रिफर्स रेफरेंस टू नेचर कंपेयर टू इन डैश इन द पोयम। हालांकि यहाँ पे मून का यूज किया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर। इनका यूज जो है पोयम में हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्टली हुआ है। मून का तो डायरेक्टली हुआ है, सन और फ्लावर्स का इनडायरेक्ट हुआ है, जैसे नहीं बोलते थे मुरझाया हुआ फूल, इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि इस क्वेश्चन पे सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए। सी ऑप्शन शीलम जी बोल रही हैं,
बी नेहा जी बोल रही हैं, बी नेहा राठौर जी बोल रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को आंसर बता देता हूँ, इसका होगा मैन मेड थिंग्स, ठीक है। ये जो द मून, द सन और द फ्लावर्स है ना, ठीक है, ये ऐसी चीजें जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। और जो मैन मेड थिंग है जिसके ऊपर हम लोग आकर्षित हैं, ठीक है, वो मैन मेड थिंग हो गई, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नेचुरल चीजें हैं और ये क्या है, मैन मेड चीजें हैं, ठीक है। सो आप लोग को ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। और आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंग्लिश ग्रामर की होगी, नरेशन की क्लास 2 होगी। उसको फटाफट सभी लोग ज्वाइन कीजिए और उस पे अपन लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब ये कल आपका ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, इसमें जो भी और चीजें हैं वो लगभग आप लोग के बनती हुई हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमोद जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? बोलिए प्रमोद जी। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही नहीं, है। इस ऑप्शन को चेक कर रहा था कैसा क्या है ये। जो अभी मैंने बताया, मैन मेड थिंग। हाँ हाँ ठीक है, ओके, क्लियर। ओके ओके, ठीक है प्रमोद जी। तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग को मैंने जो चीजें बताई हैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और अपन लोग ने पूरा 3 क्लास में द वर्ड इज टू मच विद अस को पढ़ा और बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश की है। इससे अब लगभग कोई भी चीजें बची नहीं है, फिर भी मैंने आप लोग को और नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। ये जो आपको नोट्स मिलेंगी वो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे कहाँ पे जाना है आपको, स्टोर सेक्शन पे जाना है। इंग्लिश पीजीटी मेंस के नाम से ये कोर्स चल रहा है जहां पे आपको ये पूरी चीजें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। सो सभी लोग इन चीजों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सर मेन एग्जाम में सिलेबस यही होगा, बिल्कुल सीलम जी, सिलेबस यही होगा। माइनर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन सिलेबस ये 2003 से यही है, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलिए, थैंक यू।